हाँ भी। तो दो शब्दों को लेकर हम बात कर चुके थे। इसके बाद में नेक्स्ट है विभेदीकरण, सामान्यीकरण। अब विभेदीकरण क्या है? सबसे पहले तो विभेदीकरण का मतलब होता है जब कोई प्राणी किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में अनुकूलित हो जाता है और उसी समय उस प्राणी को अनुकूलित अनुक्रिया के माध्यम से जब ये तय कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वास्तव में वो अनुकूलित प्रभाव को छोड़ रहा है या अनुकूलित अनुक्रिया को कर रहा है, ऐसे दौर में यदि उसको कोई ऐसा अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए जो इतना समीप वाला हो या समीपता वाला हो जिसमें अंतर किया जाना संभव नहीं हो, फिर भी वो प्राणी उसके अंतर को समझ जाए, तो वो होता विभेदीकरण। इसका मतलब यह है जैसे पावलोव का कुत्ता घंटी की आवाज़ के साथ में अनुकूलित हो गया। अब घंटी की आवाज़ के साथ अनुकूलित होने के बाद में यदि आप उसको उस घंटी को नहीं बजाएं जो पावलोव ने अपने प्रयोग में मूल घंटी बजाई थी, उसके स्थान पर कोई दूसरी घंटी ले आएं, लेकिन उसकी आवाज़ लगभग उसी तरह की हो जैसे पावलोव के प्रयोग में जो घंटी काम में ली गई थी, लगभग समान प्रकार की आवाज़ हो, और उस घंटी को बजाया जाए और उसको भी वह प्राणी समझ जाए, यानी पावलोव का कुत्ता उसको अंतर को समझ जाए कि ये वो घंटी नहीं है, कौन सी वाली, जिससे भोजन मिलता है, और वो अनुकूलित अनुक्रिया नहीं करे, तो इसका मतलब है ये विभेदीकरण। यानी प्राणी एकदम माइनर से अंतर को भी समझ जाता है और विभेद समझ करके अनुकूलित अनुक्रिया को प्रकट नहीं करता है, उस स्थिति को विभेदीकरण कहा जाता है। लिखिए, जब किसी प्राणी के अनुकूलन के बाद अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान कोई दूसरा उद्दीपक प्रस्तुत किया जावे और उस दूसरे उद्दीपक के अंतर को वह प्राणी समझकर कोई अनुक्रिया प्रकट नहीं करता, तो यह विभेदीकरण कहलाता है। कोई अनुक्रिया प्रकट नहीं करे तो यह विभेदीकरण कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है सामान्यीकरण।
सामान्यीकरण क्या होता है? विभेदीकरण का जस्ट अपोजिट होता है। विभेदीकरण में तो वो क्या कर रहा है? अंतर को समझ रहा है और वो कोई अनुक्रिया नहीं कर रहा। सामान्यीकरण में वो अंतर समझ नहीं पाता और अंतर नहीं समझ पाता और वो उसी प्रकार की अनुक्रिया कर लेता है जैसे कि अनुकूलित उद्दीपक के साथ में करता है। इसको चालू करवाना रहे। अनुकूलित अनुक्रिया जिसके साथ में वो कर रहा है ना, सेम उसी प्रकार की अनुक्रिया वो करना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए पावलोव के कुत्ते के सामने घंटी जो थी, वास्तविक घंटी, उसकी जगह साइकिल की घंटी बजा दी और साइकिल की घंटी से भी वो क्या करने लग जाए, तो वो होता है सामान्यीकरण। आपके मोबाइल में आपने कोई रिंगटोन लगा रखी है और आपने अपने मोबाइल को यहाँ एकदम बंद कर रखा है, ऑफ कर रखा है, लेकिन आपके पड़ोसी किसी दूसरे व्यक्ति ने भी वही रिंगटोन लगा रखी है। आपको अच्छी तरह पता है कि आपका मोबाइल बंद है, लेकिन फिर भी अगर वही रिंगटोन उधर बजेगी तो एक बार आप अपने मोबाइल को चेक जरूर करोगे। आपको ऐसा लगेगा कहीं वो बज तो नहीं रहा। तो वो क्या है? सामान्यीकरण है। देखिए, जब कोई प्राणी किसी उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है, अरे इधर आना, अनुकूलित हो जाता है, उसके बाद उसे एक बार सारा चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मुझे थोड़ी पूछेगा। क्या लिखा आपने? उसके बाद यदि उस प्राणी को अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान कोई दूसरा उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, उससे भी प्रभावित होकर वह प्राणी उसी प्रकार की अनुक्रिया करने लगता है, तो यह उद्दीपक के साथ सामान्यीकरण है। उद्दीपक के साथ सामान्यीकरण है। ठीक है। इस तरह से जो है पावलोव ने अपने प्रयोग के साथ ही कुछ विचार दिए इन शब्दों के रूप में। अब इसके बाद में पावलोव का जो सिद्धांत है उसकी उपादेयता क्या है, और दूसरा पावलोव के सिद्धांत को लेकर के और कौन से विद्वान ने कार्य किया था और उन्होंने कार्य करते हुए कैसे
इस विचार को आगे बढ़ाया था। तो देखो, पावलोव के सिद्धांत के ऊपर ही, इसके आधार पर ही 1913 ईस्वी में वॉटसन के द्वारा कुछ विचार दिए गए थे। जैसा कि आपको विदित है, वॉटसन जो थे वो अमेरिकी विद्वान थे और इन्होंने जो है व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की विषय वस्तु को दिया था। आधुनिक समय में जो अभिप्राय हम इसका पढ़ते हैं, ये अभिप्राय देने का श्रेय किसको जाता है? वॉटसन को जाता। तो वॉटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की थी 1993 में। 1913 में व्यवहारवाद संप्रदाय शुरू किया था मनोविज्ञान में। उन्होंने व्यवहारवाद संप्रदाय शुरू किया, उसी के साथ में अपना एक बच्चा था अल्बर्ट नाम का, जिसकी उम्र मात्र 11 माह थी। उस 11 माह के बच्चे पर उन्होंने कई प्रयोग किए। उनके द्वारा जो प्रयोग किया गया उसमें एक प्रयोग था खरगोश के साथ में उन्होंने प्रयोग किया। एक बालक था वो उनका, उस बालक के पास में खरगोश ला करके उन्होंने छोड़ दिया। अब वो एकदम खरगोश छोटा सा खिलौना टाइप बालक को लगा तो पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जो ही वो पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वो असली खरगोश था, तो वो उछलने लगा। बालक उससे डर गया। उसके बाद में बालक के सामने सफ़ेद रंग की कोई भी ऐसी वस्तु आ जाती थी, उस वस्तु को देखने मात्र से बालक रोना शुरू कर देता था। इसी तरह से उन्होंने उस बालक को जो है चमकती हुई बिजली और उसकी कड़कड़ाहट जो होती है, आवाज़ होती है, उसके साथ में भी ऐसा ही प्रयोग किया। बिजली को चमकते हुए जब हम देखते हैं तो वो हमारे पास में जल्दी पहुंचती है और उसकी आवाज़ धीमे आती है। वर्षा काल में आपने देखा होगा जब बिजली चमकती है उसके तुरंत बाद में क्या होती है? बहुत तेज़ आवाज़ होती है। तो पहले प्रकाश पहुंच जाता अपने तक, आवाज़ बाद में पहुंचती है। तो उन्होंने क्या किया कि उस बालक को अपने मकान की खिड़की के बाहर से उस चमकती हुई बिजली को दिखाया जो बादलों की रगड़ के साथ में हो रही थी और उसके साथ तेज़ आवाज़ होनी थी। जो ही वो चमकती हुई बिजली दिखती है तो बालक उसे नहीं डरता है, लेकिन उसके बाद जो तेज़ आवाज़ होती है उससे बालक डर जाता है। 2-3 बार ऐसे दिखाने के बाद में वो बालक इतना उससे प्रकाश के साथ में अनुकूलित हो गया कि अब उसको घर में जलती हुई लाइट भी दिखती थी तो वो क्या करता था? रोता था। इसी तरह से उन्होंने एक लंबा पाइप लिया, उस पाइप के एक छोर पे बालक को बैठा दिया और दूसरे छोर पर पाइप के जो हथौड़े से चोट मारी। अब जब कोई पाइप होता उसके ऊपर एक तरफ चोट मारते हैं तो उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती है, ये उसकी विशेषता होती है, अंदर से जाती है। तो अंदर से आवाज़ गई तो उस पाइप में से इधर जो चोट मारी उसकी आवाज़ उस तरफ बहुत तेज़ी से जा कर के उस बालक तक झटका लगाती है। वो बालक उससे डर जाता और अब ऐसी कोई भी पाइप जैसी वस्तु दिखती है तो भी वो डरने लग जाता। ऐसे छोटे छोटे कई प्रयोग उन्होंने किए और कई प्रयोग करने के बाद में उन्होंने सिद्ध किया कि पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का जो व्यवहार है वो व्यवहार अपने आप में सही है और उसी के आधार पर उन्होंने व्यवहारवाद की इस अवधारणा को आगे बढ़ाया। तो नोट डाल के लिख लो यहाँ पर, पावलोव के सिद्धांत के आधार पर, पावलोव के सिद्धांत के आधार पर, पावलोव के सिद्धांत के आधार पर पावलोव के सिद्धांत के आधार पर अमेरिकी विद्वान जे.बी. वॉटसन ने अमेरिकी विद्वान जे.बी. वॉटसन ने अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किए। और व्यवहारवाद की अवधारणा को आगे बढ़ाया। साथ ही अनुकूलित अनुक्रिया को स्पष्ट किया। इसके बाद में अब लिखिए आप,
पावलोव के सिद्धांत की उपयोगिता। पावलोव के सिद्धांत की उपयोगिता। देखो, ये सभी क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में पावलोव का सिद्धांत उपयोगी है। इसमें लगभग जो है 9 विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पर पावलोव का सिद्धांत उपयोग में आता है। लिखा सबने? एक देखो, ये चिट्ठी आई है। क्या बोलते हैं इसको? चिट्ठी बोलते हैं ना। फर्स्ट नंबर पर इसमें लिखा हुआ है, साहचर्य व्यवहार एवं सहगामी अधिगम में क्या अंतर है? साहचर्य व्यवहार होने से सहगामी अधिगम होता है। व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम बोलते हैं। तो साथ साथ व्यवहार जब होगा तो उसे अधिगम होगा, सहगामी अधिगम। साथ रहने के कारण होने वाला अधिगम ही सहगामी अधिगम होता है। सहगमन, सहगमन से बना सहगामी। मैंने एक दिन आपको बोला था, खेल सिर्फ शब्दों के अर्थ का होता है। अगर हमने शब्दों के अर्थ को समझ लिया तो उसके बाद में सारी चीज़ समझ में आ जाती है। सहगामी का मतलब होता है सहगमन, साथ साथ गमन करना, साथ साथ चलना, साथ साथ व्यवहार करना। उसकी वजह से होने वाले अधिगम को सहगामी अधिगम कहते हैं। गिलफोर्ड ने कहा था, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। ये भी बताया भी था मैंने आपको, है ना। तो साहचर्य व्यवहार एवं अधिगम में जो अंतर है वो क्या है? पहले व्यवहार होगा, उसके बाद में अधिगम होगा। दूसरा है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का भोजन को देखते ही लार का आना
उसके भोजन के प्रति पूर्व ज्ञान अथवा ज्ञानात्मक क्षेत्र को दर्शाता है। अरे ऐसा नहीं है, मैंने बोला ना, ये स्वभाव है हमारा, पूर्व ज्ञान नहीं है। एक बच्चा जो पैदा होता है ना, पहले दिन पैदा होने के आधा घंटे बाद वो दूध पीने के लिए अपनी माँ को ढूंढना शुरू कर देता है। उससे पहले कब माँ ने उसको दूध पिलाया, ऐसे बताओ, पिलाया क्या? ये मूल प्रवृत्ति होती है हमारी। उसको जन्म लेने के तुरंत बाद माँ का दूध पीने की जब इच्छा होती है तो माँ को ढूंढता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग भोजन को लेकर के परंपरागत नहीं है, भोजन स्वाभाविक है, हमारे स्वभाव में पाया जाता है। आप में से कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि दिन में 4 बार कुछ खाएं। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसकी वजह ये होती है, समय लगता है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बनाना पड़ता है या फिर लाना पड़ता है। लेकिन ये हमारा स्वभाव है, आप नहीं चाहोगे तो भी आपको खाना पड़ेगा, है ना। तो भोजन करना, पानी पीना, लड़ना, डरना, भागना, उछलना, कूदना, खेलना, ये सब क्या है, हमारे स्वभाव में पाए जाते हैं। मनुष्य संसार का सबसे भूखा प्राणी है, मनुष्य संसार का सबसे डरपोक प्राणी है, मनुष्य संसार का सबसे लड़ाकू प्राणी है। समझ में आ रही बात? ऐसी जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब मनुष्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो भोजन के प्रति उसका ज्ञान अनुभव नहीं है, बल्कि वो क्या है उसका, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो और लिखा हो सकता है मैं भूल गया हो, भूला तो नहीं होगा, वैसे मैंने एक जगह लिखवाया होगा, ये मूल प्रवृत्ति, ऐसा कोई शब्द लिखवाया बीच में कभी? अभी नहीं लिखवाया? कितने लोग मानते हैं लिखवाया? हाँ, इतने लोग मान रहे हैं तो पक्का लिखवाया होगा। कहीं ना कहीं मैंने लिखवाया, उसको पढ़ना पूरा। तो वो इसलिए लिखवाया कि भोजन की ओर हमारा जाना हमारी मूल प्रवृत्ति है, हमारा स्वभाव मूल प्रवृत्ति से बनता है। ये मानव स्वभाव है, बोलते हैं ना, हमारी प्रकृति। ठीक है भाई, किसने पूछा था ये? हाँ, तो कन्फ्यूजन दूर हो गया कि नहीं हुआ? ये पूर्व ज्ञान नहीं है, ये क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। तो कन्फ्यूजन दूर हो गया, और जो कन्फ्यूजन दूर हुआ सबका हो गया होगा ना। अब हमेशा ध्यान रखना, भोजन जो है मूल प्रवृत्ति का हिस्सा है, ये आदत उसका नहीं है, मतलब आदत का या फिर बाह्य ज्ञान का। अब देखिए इसके बाद में ये सारे आपने लिखे। अब सबसे पहले नंबर पर देखो, इसमें भाषा का विकास कैसे होता है। हम भाषा के विकास को लेकर के यदि बात करें तो भाषा के विकास में, भाषा के विकास में क्या होता है, जैसे ये क्या है सबको पता है इसका, इसको आप सब पढ़ लेंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे, इसके साथ तो हम अनुकूलित है पर इसके साथ अनुकूलित नहीं है। इसका मतलब भाषा में जो वर्णमाला होती है उसके साथ हम अनुकूलित हो जाते हैं, और अनुकूलित होने के कारण उसको हम वैसा का वैसा पढ़ते हैं। जैसे ये क्या है, क्या है ये? आम। ये नहीं हो सकता ना, आम तो पीले रंग का होता है, हरे रंग का होता है, लाल रंग का होता है, नीला भी होता है कभी? नहीं होता ना। यहाँ कोई आम नहीं है भी, न मैं फल विक्रेता हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये आम क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि ये जो लिखा हुआ ना शब्द, इसके साथ में हम अनुकूलित हैं, और अनुकूलित होने के कारण हमें ये क्या लग रहा है? आम लग रहा है, जबकि आम है नहीं। इसी तरह से देखो आप, यहाँ पर मैंने अभी आम लिखा, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इसको आम कहा होगा वो उसकी मर्जी थी, उसने इसको क्या कहा? आम कहा। अगर वो इसको नीम कह देता तो आज हम क्या खाते होते? नीम खाते होते, आम नहीं होता, है ना। अच्छा, ये क्या है? जैसे गाय। अब कहने वाले ने इसको गाय कह दिया सबसे पहले, आज ये रूढ़ हो गया, हम सब इस प्राणी को क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। और गाय का क्या पीते हैं? दूध पीते हैं ना। अब कल्पना करो ये व्यक्ति इसको गधा कह जाता, जिस व्यक्ति ने पहली बार इसको गाय कहा वो क्या नाम दे जाता है इसको?
तो किसका दूध पीते आप? तो यही क्या है? भाषा है। भाषा वर्णमाला से चलती है, वर्णों के साथ हम अनुकूलित हो जाते हैं और अनुकूलित होने के कारण हम वैसा का वैसा व्यवहार करते हैं। अभी जैसे जो है, क्या नाम है आपका भाई? सवाई राम। आवाज़ नहीं, इधर गिरिराज को तो नाराज हो जाएगा। सवाई राम से पूछता हूँ मैं, कोई नहीं बोलेगा, जो मैं लिखूंगा ना उसको केवल और केवल सवाई राम को पढ़ना है, ठीक है? पढ़ के सुनाना जब मैं बोलूं तब। जल्दी पढ़ के सुना इसको ना, जल्दी पढ़। नहीं, मैं नहीं, क्यों नहीं पढ़ सकता? वजह बता इसकी। पढ़ा हुआ तो है ना, फिर क्यों नहीं पढ़ सकता? पढ़ना ही तो, एक लाइन पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही है? पढ़ दे फटाफट। नहीं पढ़ सकता? अब यार नहीं पढ़ सकता, क्यों नहीं पढ़ सकता? कारण तो होगा उसका, इसलिए नहीं पढ़ सकता। अब सवाई राम क्यों नहीं पढ़ सकता, आप समझ रहे होंगे ना? इसने भाषा पढ़ी है और भाषा के साथ इतना अनुकूलित है कि इसके सामने तकलीफ हो गई कि लिखा हुआ जो है वो अपने आप में क्या है। अब इस, मान लो सवाई राम के पिताजी तो पढ़े हुए होंगे, दादाजी नहीं पढ़े हुए। अब दादाजी हो सामने और फिर कोई ये ऐसे लिख दे सवाई राम के सामने, बोले इसको पढ़, और फिर सवाई राम पढ़े मैं नहीं पढ़ सकता, तो 2-4 जूत पड़ जाएंगे वहीं। बोले इतने पैसे खर्च करवा दिए फिर नहीं पढ़ सकता, तो क्यों इधर उधर घूमता फिरता है? लेकिन उसमें किसकी गलती नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि भाषा के साथ हम अनुकूलित हैं, वर्णों के साथ में, शब्दों के साथ में, और इसीलिए हम उसको पढ़ पाते हैं, बोल पाते हैं। तो ये है अनुकूलित अनुक्रिया। भाषा सीखना भी क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया। उसके बाद में देखो आप गणित शिक्षण में, गणित शिक्षण में क्या होता है? गणित शिक्षण जो है ये भी संकेतों से चलता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये और ये लिख करके ये और उसके बाद आगे, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? 3 देंगे। अगर मैं इसको बदल करके यूँ लिख देता हूँ ये करके इस तरह से और फिर ये, तो दोनों तरफ तो सेम लिखा हुआ, अब क्या जवाब दोगे? अब आप इसको जो है बदल करके 13 जवाब दे रहे हो, ऐसे दे रहे हो ना? ऐसा क्यों दे रहे हो आप? किस वजह से दे रहे हो? इस वजह से दे रहे हो कि बीच में ये जो लगा हुआ है इसके साथ में आप अनुकूलित हैं, इस चिन्ह या संकेत के साथ आप अनुकूलित हैं कि अगर इस तरह का आएगा तो घटाना पड़ेगा, ऐसा आएगा तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो गणित का ज्ञान है वो चिन्ह और संकेतों पर निर्भर है और उनके साथ में हम अनुकूलित हैं, इसलिए हम उसको वैसा का वैसा व्यवहार में ला सकते हैं। तो गणित का ज्ञान भी किस पर आधारित है? अनुकूलित अनुक्रिया पर आधारित है। इसी प्रकार से देखो मैं लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर मैं बताता हूँ r बराबर 7, तो क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? 22/7 इंटू 7 इंटू 7 उत्तर आ जाएगा आपका। अच्छा, इसके अलावा इसको मैं बदल करके लिख देता हूँ इस तरह से और फिर उससे आपसे जवाब चाहता हूँ, तो आप देंगे क्या बताइए? जवाब दे सकते हैं नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? इसने टांगियां ऊपर कर ली तो आप भी 7/22 कर दो। नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि इसके साथ हम कभी अनुकूलित हुए ही नहीं, हमने ऐसा कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं। हमने तो पढ़ा ही ऐसा है, तभी हम इसका मान 22/7 मान सकते हैं, इसका नहीं मान सकते। तो गणित दोस्तों संकेत और चिन्हों से चलता है, सूत्रों से चलता है और इन सबके साथ हम अनुकूलित होते हैं, इसलिए हम गणित को पढ़ पाते हैं। तो गणित शिक्षण में भी अनुकूलित अनुक्रिया काम में आती है। इसके बाद में स्वभाव या आदत के निर्माण में, स्वभाव या आदत के निर्माण का मतलब होता है कोई भी कार्य हम एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं तो शुरू में हमें थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, तकलीफ होती है, लेकिन जब उसको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो एक ऐसा समय आ जाता है कि वह कार्य हमारी आदत में आने लगता है, हमारे स्वभाव में आने लगता है, और स्वभाव में आने के बाद में वो हमारे लिए क्या हो जाता है? किसी भी समय करने के लिए ईजी हो जाता है, कभी भी हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति साइकिल चलाता है, सबसे पहले वो साइकिल चलाना सीखता है, उस समय वो अचानक पहली बार चला लेता है क्या? नहीं चला पाता, उसको बार बार अभ्यास करना पड़ता है,
और बार बार अभ्यास करने के बाद में जब उसकी आदत में आ जाती है तो साइकिल को आसानी से चला पाता है। इसका मतलब साइकिल चलाने के लिए क्या हो गया, वो अनुकूलित हो गया। जब तक उसको चलाना नहीं आ रहा था तब तक वो खुले में जाता है, कोई नहीं होगा वहाँ जाता है, लेकिन अब वो भीड़ भाड़ में भी चला लेता है। इसका मतलब किसी भी काम को करने का स्वभाव बनने के बाद वो हमारे कार्य में, व्यवहार में सरलता लाता है, और वो सरलता जो होती है वो अनुकूलित अनुक्रिया है। इसी तरह से देखिए, एक विचार दिया था पावलोव ने अपने सिद्धांत में कि जब भी कोई प्राणी किसी व्यवहार के साथ अनुकूलित हो जाता है तो कार्यों को सरल बना देता है, कार्यों में सरलता आ जाती है। और वो सरलता जो होती है वो अपने आप में इसलिए आती है कि वो हमारे स्वभाव में आ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है नैतिक आचरण विकास में घृणा है, सच बोलना है, झूठ बोलना है, प्रेम है, ये सारी चीज़ें हमारे नैतिक आचरणों में आती है। और ये सारी चीज़ें हम स्वभाव के अंदर पैदा करते हैं, और स्वभाव हमारा अनुकूलित अनुक्रिया है। अगर हमारे स्वभाव में झूठ बोलना पैदा हो गया तो हम झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। हमारे स्वभाव के अंदर जो है किसी से नफरत करना, ईर्ष्या करना, ज्वेलसी, ये हमारे अंदर पैदा हो गया तो आप कुछ भी कर लो, बार बार आप में वो पैदा होंगे ही होंगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारी नैतिकता की जो हमारी आदतों से बनती है, और हमारी आदतों की वजह से हम उसी प्रकार के नैतिक आचरण प्रकट करते हैं। और आदतें किससे बनती है? अनुकूलित अनुक्रिया से। अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब क्या है? पावलोव के सिद्धांत के आधार के ऊपर वो व्यवहार बनता है। इसके बाद में समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब क्या होता है? अरे बेड मंगवाऊं क्या भाई? दलपत फोन कर एक बार निर्मल सर को, 2-4 बेड लगवा देते हैं इधर कोने में। तुम तो पुराने स्टूडेंट हो ना, पहले कब पढ़े थे, फिर भी तुम्हें एहसास नहीं है कि सामने कौन खड़ा है। नया हो तो फिर भी कोई बात नहीं। सोना हो तो उधर उधर पीछे की तरफ सोया करो, तो अंदर जगह उधर, कोई बात नहीं। समाजीकरण में, समाजीकरण का मतलब क्या होता है? समाजीकरण का मतलब होता है पहले किसी व्यवहार के साथ हम ढलते नहीं हैं और बाद में उस व्यवहार के साथ में अनुकूलित होने पर ढल कर के वैसा व्यवहार करते हैं। आपने देखा होगा 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घर वाले स्कूल भेजते हैं तब वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, डरते हैं स्कूल के नाम से, बहुत मुश्किलों से घर वाले छोड़ के आते हैं। मम्मी पकड़ छोड़ने जाएगी तो पकड़ के बैठ जाएगा, रोता रहेगा। होता ना? आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो बड़े मुश्किलों से पहली बार स्कूल गए होंगे। अब वो उस समय उसमें डर होता है स्कूल के नाम से, लेकिन उस बालक को जब 2-3-4 दिन लगातार स्कूल छोड़ते हैं तो धीरे धीरे वो स्कूल के वातावरण के साथ में क्या होने लगता है? अनुकूलित होने लगता है। और वही बालक 5 दिन बाद में आगे से कहता है कि मेरा स्कूल का टाइम हो गया, मुझे तैयार करो, और अब वो स्कूल जाने के लिए खुद तैयार रहता है। इसका मतलब नियमित रूप से स्कूल जाने के कारण, रोज रोज जाने के कारण उसमें क्या पैदा हो गया? अनुकूलन पैदा हो गया। और अनुकूलन के कारण बालक जो उस व्यवहार के साथ में समाजीकृत हो गया। विद्यालय के आचरण के साथ बालक में वो आचरण पैदा हो गए जो समाजीकृत आचरण के रूप में है, इसीलिए वो क्या हो रहा है? समाजीकृत हो रहा है। उसी को हम समाजीकरण बोलते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उन लोगों के साथ में क्यों ढल जाते हैं? क्योंकि उसके साथ में हम अनुकूलित हो जाते हैं। इसके बाद में भय या डर के निवारण में, भय या डर के निवारण में भी ये सिद्धांत काम आता है। एक व्यक्ति घर में बल्ब लगाता है तो आपने देखा होगा सबसे पहले वो स्विच को बंद करेगा, फिर प्लास्टिक की चप्पल पहनेगा, फिर बोलेगा कोई चलाना मत भाई इसको, मैं बल्ब लगा रहा हूँ, और फिर बल्ब लगाएगा, फिर दूर हटेगा, फिर उसके बाद में चालू करके देखा होगा। ये ऐसा क्यों कर रहा? वो डर है, उसमें भय है। लेकिन आप देखिए जो व्यक्ति लाइट का ही काम करता है, लाइन मैन है बिजली बोर्ड में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ठीक करने का काम करता है, वो बेचारा काम ही तब करता है जब लाइट आती है। बिना लाइट वो काम ही नहीं करता। कैसे पता चलेगा ठीक हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो रोज रोज काम करते करते उससे डरना बंद हो जाता, उसका भय दूर हो जाता है। आप 2.5 फीट की दूरी से निकलने वाली स्कूटी लेकर जब चलते हो या मोटरसाइकिल लेकर चलते हो सड़क पर, तो भी डरते रहते हो कि कोई इधर उधर से आके भिड़ नहीं जाए। एक रोडवेज चलाने वाला एक कोने में बैठता है और उस लंबे चौड़े आइटम को इतना फर्राटे से चलाता है कि पता ही नहीं चलता। चलाता ना? क्यों चला लेता वो? क्योंकि वो उसके साथ में रोज रोज उस क्रिया को करते करते अनुकूलित हो गया
और अनुकूलित होने के कारण उसका डर दूर हो गया। रोडवेज़ की बस में एक ऐसी सीट होती है जो ड्राइवर के बगल में होती है, वो भी आड़ी रखी हुई होती है, सीधी नहीं होती है। उस पर सबसे आगे कभी बैठकर किसी ने सवारी की हो जो एकदम कांच के पास होती है, तो आगे से आने वाला कोई भी साधन होता है सड़क पर, उसको देखते ही जान हथेली में आती रहती है, बार बार आती है ना कि बस आया ही सामने वाला। लेकिन उस ड्राइवर की फ़र्क नहीं पड़ता, वो फर्राटे से बिल्कुल पास जा करके क्रॉस करेगा वहाँ से, करता है ना, क्योंकि वो रोज़ रोज़ चला रहा उसको, तो वो अनुकूलित है। आप कभी कभी वहाँ बैठ रहे हो इसलिए आपको डर लग रहा है। तो अनुकूलित अनुक्रिया के कारण हमारा डर या भय क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो भय के निवारण में काम करता है। दर्शन के विकास में, दर्शन का मतलब चिंतन से होता है, चिंतन से होता है। एक ज़माना था जब लोगों के सामने ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि भगवान क्या है, भगवान क्या, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। अब लोगों के पास में कोई जवाब नहीं था, लेकिन लोगों ने सोचा आने वाली पीढ़ी के लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के नाम पर कुछ संकेत बनाने शुरू कर दिए। जैसे मंदिर बना दिए, मंदिर में मूर्ति रख दी और उस मूर्ति के लिए सबको अनुकूलित कर दिया कि भगवान है। अब हम जब पैदा हुए तब से हमने हमारे गांव में मंदिर देखा और उस मंदिर में मूर्ति देखी और उस मूर्ति को हमने भगवान के रूप में देखा। आज हम उस मूर्ति के साथ इतने अनुकूलित हैं कि वहाँ हमें आज तक भगवान नहीं दिखा होगा, लेकिन फिर भी वहाँ जाते ऐसी शांति मिलती है कि किसके पास आ गए, भगवान के पास आ गए। होता है ना, बड़े बड़े मंदिरों के अंदर लोग जाते हैं, वहाँ पर आज तक किसी को कोई भगवान नहीं मिला होगा, किसी न किसी व्यक्ति ने उसको बनवाया होगा। हम हर मंदिर के बारे में पढ़ते हैं, उस राजा ने बनवाया, उस महात्मा ने बनवाया, उस महान पुरुष ने बनवाया, ठीक है ना। लेकिन वहाँ रखी हुई मूर्ति हमें इतनी शांति देती है कि कई बार तो मन की सारी बात उसके सामने रख देते हैं। हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाके बोले साहब मुझे पास करवा देना, है ना, और वहाँ ऐसा एहसास होता है कि बिल्कुल हम पास हो ही रहे हैं, सामने वाला पास करवा ही रहा। ये क्यों होता है, ये अनुकूलित अनुक्रिया के कारण होता है। हम उस मूर्ति के साथ में भगवान के स्वरूप को मानते हुए इतने अनुकूलित हो गए कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर किसका आता है, भगवान का आता है। इसी तरह से जितने भी चिंतन से जुड़े हुए कार्य हैं उन सभी कार्यों में अनुकूलित अनुक्रिया होती है। संकेत अधिगम, संकेत अधिगम का मतलब होता है संकेतों के आधार पर होने वाला व्यवहार। संकेतों के आधार पर होने वाले व्यवहार को क्या कहते हैं, संकेत अधिगम। पावलोव ने जो अपना विचार दिया है उसका सबसे महत्वपूर्ण विचार यही है, संकेत अधिगम। पूरे पावलोव के सिद्धांत का यदि निचोड़ हम देखें तो क्या है, संकेत अधिगम है। पावलोव ने कहा था कि संकेत के कारण कार्य सरल हो जाते हैं, कार्यों में सरलता आ जाती है। एक ज़माना था, 90 के आसपास की बात कर रहा हूँ, 90 से पहले, जयपुर में जब हम ग्रेजुएशन के लिए गए उस समय की बात है। जयपुर में कुछ गिने चुने चौराहे थे, आज तो वहाँ हज़ारों बड़े बड़े चौराहे हो गए। उस समय गिने चुने चौराहे हुआ करते थे और उनके ऊपर क्या होता था, चौराहे के ऊपर एक गुमटी बनी होती थी और चारों तरफ से जो आने वाला ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक यहाँ 5 पुलिस वाले होते थे। कितने होते थे, 5 पुलिस वाले। और ये 5 पुलिस वाले हर 8 घंटे में बदलते थे, तो 24 घंटे में यहाँ 15 लोगों की ड्यूटी लगानी पड़ती थी। उसके बाद भी क्या होता था, भयंकर बारिश आ गई, बहुत ज़्यादा ठंड है या गर्मी है, तो ये लोग साइड में चले जाते थे और यहाँ का ट्रैफिक अनकंट्रोल्ड हो जाता था। पैसे भी कितने लग रहे थे, 15 लोगों का एक दिन का पेमेंट कितना होता होगा पुलिस वालों का, आप सोचिए, इतना भारी पैसा लगता था और फिर भी ट्रैफिक पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं होता था। उसकी जगह दिमाग लगाया गया और उन चौराहों के ऊपर पुलिस वालों की संख्या घटा दी गई, कहीं 1 तो कहीं 2 रख दिए गए और ये जो खड़े रहते थे उनकी जगह बत्तियां लगा दी गई, हरी बत्ती, पीली बत्ती और लाल बत्ती। आज आपने देखा होगा चौराहे के ऊपर लगी हुई जो बत्तियां होती है, उन बत्तियों के साथ में हम इतने अनुकूलित हो गए कि व्यक्तियों से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन ये बत्तियां हमेशा ट्रैफिक को कंट्रोल कर देती है। वहाँ पुलिस वाला नहीं है तो भी हमारे दिमाग में वो बत्तियां रहती है और उनकी वजह से हम वहाँ पर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो बताइए, वो संकेत ही तो है, उस संकेत के कारण हमारा कार्य जो हुआ सरल हुआ कि नहीं हुआ। जहाँ सर्दी गर्मी वर्षा के अंदर वो व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता था, वहाँ पर बत्तियां तो जलती रहती है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी कार्य को सरल बनाना हो तो हमें उसके प्रति क्या होना होता है, अनुकूलित होना होता है। तो संकेत अधिगम, ये प्रश्न आया हुआ परीक्षा के अंदर, चौराहे पर लाल बत्ती को देखते ही वाहनों का रुकना किस प्रकार का अधिगम है, तो किस प्रकार का है, संकेत प्रकार का अधिगम है। ठीक है,
इसी तरह आया हुआ हरी झंडी को देखते रेलगाड़ी का चलना किस प्रकार का अधिगम है, तो भी संकेत अधिगम है। अब झंडियों से रेलगाड़ी अगर नहीं चलाते तो रेलगाड़ी चल ही नहीं सकती थी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको पता है कि रेलगाड़ी हाथ देने से नहीं रुकती है। आप में से कोई बता सकता है कि रेलगाड़ी जो है उसमें ऐसा क्या नियम बना हुआ कि हाथ देने से नहीं रुकती? बस रुक जाती है, ट्रक रुक जाती है, कार रुक जाती है, ट्रेन ही ट्रेन ऐसी क्या जो हाथ देने से नहीं रुकती है? कौन बता सकता है? आगे वाली लाइन में किसी को पता? सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर में, जबकि बहुत टिपिकल आंसर नहीं है इसका। अरे सीधी सीधी बातें, लोको पायलट जो होता है, लोको पायलट जानते हो ना, रेल का ड्राइवर, वो जिस जगह बैठता है उससे 1 किलोमीटर आगे दिखाई देता है, उससे पहले उसको दिखाई नहीं देता। अब आप 1 किलोमीटर पहले से तो हाथ देने से रहे, और 1 किलोमीटर पहले से हाथ दोगी भी तो आपका हाथ उसको दिखेगा ही नहीं, और पास में आकर हाथ दोगे तो उसको दिखेगा नहीं, इसलिए नहीं रुकती है। बाकी रुक सकती है, वो भी क्या दिक्कत है, उसको रोकना ही तो है। प्रॉब्लम वहां पर यह है कि ड्राइवर जो होता है उसको आपका हाथ दिखाई नहीं देता, इसलिए नहीं रुकती। ठीक है, अब इसके लिए वहां क्या करना पड़ता है? संकेत। 2 रंग ऐसे होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, लाल रंग और हरे रंग की। ये दूर से दिखते हैं, इसी वजह से ये झंडियां काम में लेते हैं, चलाने के लिए हरी झंडी और रोकने के लिए लाल झंडी। ये कहां से आई? अनुकूलित अनुक्रिया से। आज उनके साथ में अनुकूलित हो जाने के कारण हम उनके आधार पर ट्रेन को चलने और रोकने में मदद प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री। जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्री हम काम में लेते हैं वो सब संकेत अधिगम पर आधारित है। जैसे ग्लोब के द्वारा हम पृथ्वी की गतियां बताते हैं, तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक संकेत ही तो है। उसके आधार पर बच्चों को हम समझा देते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार से परिक्रमण करती है और किस प्रकार से परिभ्रमण करती है। परिक्रमण का मतलब होता है क्या, और परिभ्रमण का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? परिक्रमण और परिभ्रमण का मतलब तो सबको पता होगा ना? सबको पता, वेरी गुड। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैं जीके का प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं? ये भी मनोविज्ञान ही है। आप बताओ भाई, क्या नाम है? हाँ, कहाँ से हो आप? बीकानेर। नहीं पता? परिक्रमण और परिभ्रमण, इसके अंदर 2 शब्द है, क्रमण और भ्रमण। मनोविज्ञान के अनुसार समझो इनको। क्रमण का मतलब होता है दूसरे के घेरा डालना, और भ्रमण का मतलब होता है खुद के ही घेरा डालना, बस। तो यहां पर परिक्रमण का मतलब वो सूर्य के, और परिभ्रमण का मतलब खुद की, बस इतना ही तो याद रखना है। शब्दों का अर्थ हमें आना चाहिए, बाकी और सारी चीजें अपने आप आ जाती है। तो ये कुछ अभिप्राय थे किसके? पावलोव के सिद्धांत से जुड़े हुए, जिनको उपयोग के रूप में हम जानते थे। अब पावलोव के सिद्धांत से जुड़ी हुई कोई बात रह गई हो इधर उधर तो बताइए। कुछ रहा क्या? अंतराल रह गया मतलब? अंतराल कितना होना चाहिए बेटा? लिखवाया ना मैंने, नोट डलवा के लिखवाया ना मैंने। 3-4 मतलब? विलंबन वाला वो नहीं, तुम इतना ध्यान रखो, वहां नहीं जाना तुमको। वो रीट में भी नहीं आता, तुम्हारे कहाँ से आएगा? तुम्हारे जो लेवल होगा उससे भी बहुत आगे होगा, आपको वहां तक नहीं जाना ना। आप इतना ध्यान रखो, ये 4 जो शब्द बताए वो प्लस अंतराल मैक्सिमम 5 सेकंड का हो सकता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है अगला सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत जो है ये और कौन कौन से नामों से जाना जाता है? इसको आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको गणितीय अधिगम भी कहते हैं,
चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोत्साहन का सिद्धांत भी कहते हैं। रेनफोर्समेंट थ्योरी, पुनर्बलन सिद्धांत, इसको हम इन विभिन्न नामों से भी जानते हैं। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इस सिद्धांत को देने का श्रेय जाता है किसको? C.L. हल को। क्लार्क, लियोनार्ड हल, अमेरिकी विद्वान थे ये। इन्होंने बिल्ली, चूहे, आदि पर प्रयोग किया। बिल्ली, चूहे आदि पर प्रयोग किया। एक 133 प्रमेय, सत्रह सिद्धियां, सत्रह उपसिद्धियां के आधार पर सिद्धांत प्रस्तुत किया। के आधार पर सिद्धांत प्रस्तुत किया। चालक के महत्व एवं पुनर्बलन के प्रकारों को स्पष्ट किया। देखो, हल जो थे ये अमेरिकी विद्वान थे और इन्होंने जो है 17 प्रकार की सिद्धियां और 17 उपसिद्धियां तथा 133 प्रमेय के आधार पर अपना सिद्धांत दिया। इसलिए इनके सिद्धांत को गणितीय अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। गणित के अनुसार इन्होंने अपनी बातों को सिद्ध किया। प्रमेय का मतलब तो आप जानते होंगे, जैसे पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा है। प्रमेय वो विचार होता है जो अपने आप में स्वयं सिद्ध होता है, उसको प्रमाणिक रूप से केवल हमें एक बार समझना होता है, बाकी वो अपने आप में जो लाइन होती है वो एकदम सिद्ध होती है पहले से ही, वो प्रमेय होते हैं। तो इस तरह की विशेष सिद्धियों के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। चालक क्या होता है, चालक का महत्व क्या होता है, इसको इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा समझाया। पुनर्बलन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको भी इन्होंने अपने प्रयोग के बाद सिद्धांत देते समय समझाया। सबसे बड़ी बात यह कि अधिगम के जितने भी सिद्धांत अब तक दिए गए हैं उन सिद्धांतों में ये सबसे छोटा सिद्धांत है। जितने भी अधिगम के सिद्धांत दिए गए उनमें सबसे छोटा है। इन्होंने अपना प्रयोग करने के बाद में न तो कोई नियम दिए सीखने के, न ही अलग अलग प्रकार के कोई शब्दों का उपयोग किया। इन्होंने एकदम बेसिक बात कही और वो बेसिक बात ही इनका सिद्धांत बन गई। और आज की तारीख में सात श्रेय के सिद्धांतों में इस सिद्धांत को सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है।
स्किनर ने कहा है कि अधिगम के साचर्य क्षेत्र के सिद्धांतों में हल का सिद्धांत सबसे श्रेष्ठ प्रकार का सिद्धांत है। दूसरा, इन्होंने कम शब्दों के अंदर अपने सिद्धांत को दिया, इसलिए लेस्टर एंडरसन ने कहा है कि हल का सिद्धांत भी वैसे तो थॉर्नडाइक की सिद्धांत की श्रेणी का सिद्धांत है, लेकिन इन्होंने इस सिद्धांत को नपे तुले शब्दों में दिया, यानी बहुत कम शब्दों में इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रखना है किसके बारे में, हल के सिद्धांत के बारे में। अब बात आती है प्रयोग की। हल ने देखो चूहे पर भी प्रयोग किया, बिल्ली पर भी प्रयोग किया और भी प्रयोग किए, लेकिन अंतिम रूप से इन्होंने अपना सिद्धांत जो दिया, जो निष्कर्ष दिया, उस समय इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया और भूखी बिल्ली पर प्रयोग करते हुए अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। भूखी बिल्ली पे इन्होंने कैसे प्रयोग किया, जिस प्रकार से थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, समान परिस्थितियों में इन्होंने भी प्रयोग किया। फर्क इतना है कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग की परिस्थितियों को बिल्कुल भी नहीं बदला, चाहे कितनी बार प्रयोग किया परिस्थितियां सेम रही। भूखी बिल्ली का होना, मछली बाहर होना, दरवाज़ा खुलना, बस वही प्रयोग बार बार दोहराया। इन्होंने प्रयोग की थीम में चेंजेस किया, प्रयोग की जो परिस्थितियां उनमें बदलाव किया, प्रयोग के व्यवहारों में बदलाव किया और बदलाव करके अलग अलग प्रकार से बातों को सिद्ध किया और बातों को सिद्ध करके अपना सिद्धांत दिया। दरअसल इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, उसके कुछ चरण जो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर इन्होंने सेम उसी प्रकार से प्रयोग किया जिस प्रकार से थॉर्नडाइक ने किया था। भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बैठाया, पजल बॉक्स में बैठाकर बाहर की तरफ मछली का टुकड़ा रखा। मछली की वजह से बिल्ली ने दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, वो बाहर आई और मछली का टुकड़ा भोजन के रूप में उसने ग्रहण किया। इस तरह से बिल्ली बाहर आकर भोजन प्राप्त करके जब उसको प्रोत्साहन मिला तो वो संतुष्ट हुई और फिर दोबारा वो प्रयोग दोहराया गया तो बिल्ली फिर बाहर आई। यानी जब तक बिल्ली को बाहर आने के बाद भोजन मिलता रहा तब तक बिल्ली बाहर आना जारी रखती है। उसके बाद में इन्होंने अपने प्रयोग को बदला। प्रयोग को बदलते हुए क्या किया, पहले बिल्ली को जितना खा सकती थी खिलाया, भूखी अवस्था में नहीं रखा उसको, खूब खिलाया। वो जब वो खाती खाती बंद हो गई, ऐसा लगा कि अब ये बिल्कुल नहीं खा पाएगी, तब उसको पजल बॉक्स में बंद किया और बाहर की तरफ मछली का टुकड़ा रख दिया। अब मछली बिल्ली का प्रिय भोजन होता है और उसकी गंध उसके पास आई। पहले उसको जो भोजन कराया गया उसमें मछली नहीं थी। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो ही मछली की गंध बिल्ली के पास आती है तो बिल्ली फिर उस भोजन को प्राप्त करने का प्रयास करती है। आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पर्टिकुलर कोई चीज़ पसंद होती है। मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन पसंद है, वो उस दिन कौन बैठा था उधर कोने पे, हाँ जो भी, गिरिराज नहीं था, गिरिराज प्रिय बालक है मेरा। तो आप उस दिन हम बात कर रहे थे ना रुचि की, क्या रुचि है, तो उन्होंने क्या बताया पता नहीं मुझे, हाँ मावा की चक्की, पक्का ऐसा नहीं बताया और कुछ बताया था। चलिए कोई बात नहीं, जो भी हो। अब मान लीजिए प्रिय भोजन, पूरा भरपेट भोजन करने के बाद में हमारा प्रिय भोजन जो है हमारे सामने दिख जाए तो एक बार तो आदमी की इच्छा हो जाती है थोड़ा खा लेता हूँ। तो ऐसे ही बिल्ली के साथ हुआ। भरपेट भोजन करने के बाद भी जब उसको गंध आई किसली, मछली की, तो उसने प्रयास किया कि एक बार मैं जाकर के इसको भी प्राप्त कर लेती हूँ। लेकिन उसने एक दो बार पंजा मारा और दरवाज़ा नहीं खुला तो बिल्ली ने सोचा कोई बात नहीं, अभी तो भूख तो है नहीं, सुस्ता कर वहीं बैठ गई। अब जब तक बिल्ली को भूख थी तब तक वो हर हाल में बाहर आने का प्रयास कर रही थी और बाहर आकर के ही दम ले रही थी। लेकिन जब उसका पेट भरा हुआ था तो उसने बाहर आने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया। इसके आधार पर हल ने स्पष्ट किया कि पिछले प्रयोग में बिल्ली बाहर इसलिए आ रही थी कि बाहर आने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी। आवश्यकता क्या थी उसकी, भोजन की, क्योंकि भूखी अवस्था में थी, इसलिए इनके सिद्धांत को आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत कहते हैं। दूसरे नंबर पर अब की बार बिल्ली बाहर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसकी आवश्यकता है ही नहीं। आवश्यकता है नहीं, इसका मतलब आवश्यकता को बताने के लिए चालक काम करता है। हमने अभी प्रेरणा पढ़ा, अभी प्रेरणा में पढ़ा, जब आवश्यकता होती है तो कौन सक्रिय हो जाता है, चालक। इसका मतलब ये कि उसका चालक न्यून है, चालक न्यून है तो बिल्ली बाहर नहीं आई, इसलिए इनके सिद्धांत का नाम क्या हो गया, चालक न्यूनता का सिद्धांत हो गया। उन्होंने कहा कि जब बिल्ली कुछ देर तक पजल बॉक्स में बैठी रहेगी और उसका पहले का खाया हुआ पच जाएगा तो फिर उसकी आवश्यकता होगी,
मतलब चालक बढ़ेगा, फिर वो बाहर आने का प्रयास करेगी। इसका मतलब चालक में उथल पुथल होता रहता है। चालक कभी कमजोर हो जाता है तो कभी तेज हो जाता है। कभी हमें तेज भूख लग रही है, कभी हमारी भूख खत्म हो गई, कभी हमें प्यास लग रही है, पानी पी लिया, खत्म हो गई, लेकिन वो रुकती थोड़ी है एक जगह पे। ऐसा कभी नहीं है कि एक बार भोजन कर लिया तो चलो 10-5 दिन के लिए छूट हो गई, नहीं होती ना। इसका मतलब भूख तो वापस शुरू हो जाती है। तो यहां पर इन्होंने कहा चालक जो होता है इसमें अवकलन होता रहता है। अवकलन, अवकलन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, कभी घटता कभी बढ़ता है। तो आवश्यकता अवकलन, आवश्यकता अवकलन का मतलब आवश्यकता ज्यादा होना, आवश्यकता कम होना। एक व्यक्ति है, उसने 4 बजे भोजन किया शाम को, उसके बाद में जनरली घर पर वो 6 बजे भोजन करता है। अब 6 बजे घर वालों ने कहा कि कुछ खाना वाना खा लो, तो उसने कहा नहीं नहीं अभी तो मुझे भूख नहीं है ना, और कुछ ऐसा लग रहा पर बहुत ज़्यादा भी नहीं लग रहा। इसका मतलब भूख है तो सही, लेकिन उस लेवल पर नहीं है कि वो भोजन करे ही सही। इसका मतलब उसका जो आवश्यकता का लेवल है वो अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे जो जो टाइम बढ़ेगा 8-9 बजेगी, फिर वो कहेगा अब ऐसा लग रहा है थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, लगेगा ना उसको। इसका मतलब उसकी आवश्यकता का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसको बोलते हैं आवश्यकता का अवकलन, आवश्यकता घटना और बढ़ना। इसीलिए ये सिद्धांत जो आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का मतलब पुनर्बलन। बिल्ली बाहर जब आती है, जब उसको पुनर्बलन मिलता है, अगर पुनर्बलन नहीं मिलेगा तो बाहर नहीं आएगी। इसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने तीसरा प्रयोग किया। तीसरे नंबर पर बिल्ली को फिर भूखी अवस्था में इन्होंने बैठाया। तीसरी बार में फिर भूखी अवस्था में बिल्ली को बैठाया। अब बाहर की तरफ जो मछली का टुकड़ा इन्होंने रखा, बड़ी चतुराई से क्या किया, रात भर उसको मछलियों के ढेर में रख दिया। और वो जो मछली थी वो थी रबर की। रबर की मछली ली, रात भर मछलियों के ढेर में रख दिया, जिससे उसमें क्या पैदा हो गई, गंध पैदा हो गई। और जब प्रयोग किया तो उस मछली को बाहर रख दिया। अब गंध उस बिल्ली के पास जा रही है और उसको दिखाई भी क्या दे रही है, वो मछली के रूप में दिखाई दे रही है। उसके बाद में जब बार बार प्रयास करके बिल्ली बाहर आई, तो बाहर आने पे पता चला उसको वो खा ही नहीं सकती थी, वो तो रबर की मछली थी। फिर उसके बाद में दूसरे दिन प्रयोग किया, वही टेक्निक अपनाई, फिर बिल्ली बाहर आई, लेकिन फिर नहीं खा पाई। 2-3 दिन बिल्ली ने कोशिश की बाहर आने की, उसके बाद में 2-3 दिन बाद में बिल्ली ने बाहर आने का प्रयास बंद कर दिया। बिल्ली समझ गई थी कि बेवकूफ़ बना रहा है, डुप्लीकेट चीज़ रख रहा है, ठीक है ना। अब इसलिए बिल्ली बाहर आना बंद हो गई। फिर उसके बाद में हल इस बात को समझ गए और उन्होंने समझाया कि जब बिल्ली को बाहर आने के बाद में वास्तविक मछली मिल रही थी, तब तो हर बार बाहर आ रही थी और उसने दरवाज़ा खोलना सीख लिया था, क्योंकि बाहर आने से उसकी आवश्यकता पूरी हो रही थी। और आवश्यकता पूर्ति प्राणी के लिए क्या होता है, पुनर्बलन होता है, प्रोत्साहन होता है। लेकिन जब बिल्ली बाहर आई और बाहर आने के बाद में उसको मछली नहीं मिली, केवल आभासी मछली उसको मिली, भ्रम केवल उसको पैदा हुआ, इसका मतलब उसको वास्तविक रूप से प्रोत्साहन नहीं मिला, पुनर्बलन नहीं मिला, इसलिए बिल्ली ने बाहर आने का प्रयास बंद कर दिया। इस आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत या फिर प्रोत्साहन के सिद्धांत के रूप में वर्णित किया। तो सारे इसके नाम आपको स्पष्ट हो गए। इस तरह से इसको ये सिद्धांत कहा जाता है। गणितीय क्यों कहा जाता है, गणितीय प्रमेय और सिद्धियों के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, इसलिए गणितीय अधिगम कहलाता है। अब इसके बाद में इस सिद्धांत को व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। लिख लो आप कहीं न कहीं इसको, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। इसलिए कहते हैं कि जब तक व्यवहार व्यवस्थित होता है तब तक प्राणी उस दिशा में क्रिया करता है। अगर व्यवस्थित व्यवहार नहीं होता तो प्राणी क्रिया नहीं करता। जैसे प्रयोग में बिल्ली और बिल्ली के बाहर भोजन था, व्यवस्थित व्यवहार था, बिल्ली बाहर आने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जब बिल्ली को भूखी अवस्था में नहीं बल्कि पूरा भरपेट बैठाया तो व्यवस्थित व्यवहार नहीं था, भूखी नहीं थी इसलिए बाहर नहीं आई। बाद में भूखी थी लेकिन बाहर मछली जो थी असली नहीं थी, वो भी व्यवस्थित व्यवहार नहीं था। तो इन्होंने कहा कोई भी व्यवहार व्यवस्थित होता है तभी उसके लिए सकारात्मक कोई अनुक्रिया संभव है। यूँ मान के चलिए आप लोग नियमित रूप से 7 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और एक निश्चित समय तक आप यहाँ उपस्थित होकर के पढ़ करके उसके बाद जाते हैं। कल्पना करो ये व्यवहार नियमित रूप से ऐसे ही चलता रहेगा तो आप नियमित रूप से क्या करते रहेंगे, 7 बजे आते रहेंगे। लेकिन ऐसा हो जाए जैसे कल मैं 7:15 पे आऊँ, परसों मैं 7:30 पर आऊँ, फिर अगले दिन मैं 7 बजे आ जाऊँ,
फिर उसके बाद 7:20 पर आऊं, तो आप कितने दिन तक इस चीज को बर्दाश्त करोगे? 2 दिन, 3 दिन। 2 दिन कौन कौन करेगा और 3 दिन कौन करेगा? 3 दिन करने वाले बहुत सम्मान करते हैं मेरा कि 3 दिन तो हम निभा लेंगे, चौथे दिन नहीं निभाएंगे ना, ऐसा ही ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा व्यवहार व्यवस्थित नहीं है। अगर मेरा व्यवहार व्यवस्थित है तो आप उससे क्या रहेंगे? अलर्ट रहेंगे। नहीं है तो नहीं रहेंगे। तो यहां पर इन्होंने कहा कि व्यवस्थित व्यवहार होने पर ही कोई प्राणी किसी व्यवहार को सीखता है, अन्यथा वो नहीं सीख पाता बल्कि डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस सिद्धांत को व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के रूप में भी हम जानते हैं। अब इनका प्रयोग जो था उसके बारे में बहुत डिटेल लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है। 2 लाइनें हम लिखेंगे, उसके बाद में इन्होंने सिद्धांत क्या दिया वो लिखेंगे। जब इन्होंने बहुत शॉर्ट में दिया तो हम भी क्या करेंगे? हाँ, तभी उसका मतलब है ना, वरना हम बड़ा करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इज्जत लिखिए, हल ने विशेष रूप से बिल्ली पर किए गए प्रयोग के आधार पर, विशेष रूप से बिल्ली पर किए गए प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष दिया कि कोई भी प्राणी उसी कार्य को करता है, कोई भी प्राणी उसी कार्य को करता है जिस कार्य को करने से उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, जिस कार्य को करने से उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। आवश्यकता पूरी हो जाती है तथा आवश्यकता पूर्ति प्राणी के लिए पुनर्बलन के रूप में होती है। आवश्यकता पूर्ति प्राणी के लिए पुनर्बलन के रूप में होती है। पुनर्बलन के रूप में होती है। आवश्यकता पूर्ति प्राणी के लिए पुनर्बलन के रूप में होती है। इसलिए प्राणी उस क्रिया को बार बार करता है। इसलिए प्राणी उस क्रिया को बार बार करता है। ठीक है, ये इनके सिद्धांत का मूल विचार था। अब देखो, इनके सिद्धांत के इस विचार के आधार पर कुछ विद्वानों ने जो कहा वो क्या है। सबसे पहले स्टेप बदल कर लिखो आप, स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार लिखो, अधिगम के साहचर्य के सिद्धांतों में से हल का सिद्धांत
सबसे श्रेष्ठ है। अधिगम के साचर्य के सिद्धांतों में से हल का सिद्धांत सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद में लेस्टर एंडरसन ने क्या कहा है? हल का सिद्धांत भी वैसे तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत की श्रेणी का ही है। लेकिन हल ने इसे नपे तुले शब्दों में प्रस्तुत किया है। हल ने इसे नपे तुले शब्दों में प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद में है सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन। देखो इन्होंने पुनर्बलन का विचार दिया है अपने सिद्धांत में। तो इनके सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन कौन कौन से प्रकार का होता है? सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन ये लिख लिया सबने? अब सिद्धांत के अनुसार कौन कौन से पुनर्बलन इन्होंने माने हैं देखो। एक लाइन लिखो आप। हल ने मूल रूप से दो प्रकार का पुनर्बलन माना है। हल ने दो प्रकार का पुनर्बलन माना है। जो निम्न है। हल ने दो प्रकार का पुनर्बलन माना है जो निम्न है। इनके अनुसार दो प्रकार का पुनर्बलन होता है, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। फिर आंशिक पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है, अंतराल पुनर्बलन और अनुपात पुनर्बलन। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पर सतत पुनर्बलन क्या होता है, किसे हम सतत पुनर्बलन कहते हैं। सतत पुनर्बलन का मतलब उस पुनर्बलन से है जो प्रत्येक सही क्रिया पर दिया जाता है और लगातार दिया जाता है। जब भी किसी प्राणी को प्रत्येक सही क्रिया के ऊपर लगातार कोई पुनर्बलन दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? सतत पुनर्बलन कहलाता है। इस पुनर्बलन को अच्छा नहीं माना जाता,
ये पुनर्बलन क्या नहीं माना जाता? अच्छा नहीं माना जाता। लिखो सतत पुनर्बलन में सतत पुनर्बलन में लिखो वह पुनर्बलन जो प्राणी की प्रत्येक सही क्रिया के लिए प्रत्येक सही क्रिया के लिए प्रदान किया जाता है। प्रत्येक सही क्रिया के लिए प्रदान किया जाता है। ऐसे पुनर्बलन को अधिक अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे पुनर्बलन को अधिक अच्छा नहीं माना जाता। अधिक अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आंशिक पुनर्बलन। अच्छा, यहाँ पर इस बात को भी आप समझें कि सतत पुनर्बलन को अधिक अच्छा क्यों नहीं मानते। ये तो और भी अच्छी बात है, हर काम के लिए उसको जो है पुनर्बलन मिल रहा है, पर अच्छा इसलिए नहीं होता। जैसे कल्पना करो एक मज़दूर है, उसको नियमित रूप से 500 रुपये मजदूरी मिलती है। अब उसका जो मालिक है, जहाँ वो नियमित रूप से काम करने जाता है, वो उसको बोलता है कि हर रोज़ जब तुम एकदम बढ़िया काम कर लोगे तो जाते समय तुम्हें 50 रुपये अलग से मिलेंगे। अब वो मज़दूर जो है काम को करता है और जाते समय उसका मालिक उसको 50 रुपये रोज़ाना देता है, डेली देने लग जाता है। तो कुछ दिनों तक तो वो 50 रुपये उसको अच्छे लगेंगे कि मेरे को प्रोत्साहन मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है। लेकिन जब उसको महीने 2 महीने गुजर जाएंगे तो उसको ये समझ बैठेगा कि ये तो मेरा रोज़ाना का पेमेंट ही है, मुझे डेली देता ही देता है। अब गलती से एक दिन नहीं दिया तो वो परेशान और नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्यों नहीं मिला है, तो मुझे मिलना चाहिए था। दूसरी बात, अब उसको वो अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसकी आदत में हो गया रोज़ रोज़ मिलना। तो रोज़ रोज़ मिलना जब शुरू हो जाता है तो उसकी महत्ता घट जाती है। क्या होती है? उसकी महत्ता घट जाती है। अच्छा, किस लेवल तक घट जाती है ये देखो आप। हमारे छोटा बच्चा था, जब वो छोटा ही था, पहली दूसरी क्लास में पढ़ने जाता था, उस समय की बात है। तो अल्फ़ाबेट में क्या होता है, जो अब मैं लिखते हैं ना स्मॉल और कैपिटल लेटर में, तो स्मॉल लेटर में क्या होता है, एफ को 4 लाइन में लिखना होता है, बाकी सारे तो 2, 3 में होते हैं, पर एफ 4 में लिखा जाता है। ऐसा ही है ना। तो अब उसके टीचर ने, मैम ने, जो भी था, वो 3 लाइन में उसको लिख रखा था। तो मैंने उसको थोड़ा सा सुधार के यूँ बोल दिया उसको, मैंने कहा बेटा इसको 4 में लिखते हैं और आज के बाद 4 में लिखना। अब वो दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा मेरी तरफ देख के मुझे बोलता है, इतना ही आता तो स्कूल क्यों भेजते हो, तुम ही पढ़ा लो। और हमारी मैम से ज़्यादा नहीं आता तुमको। मैं चुप हो गया। लेकिन उसने आज तक के लिए मुझे एक बात सिखा दी कि घर की मुर्गी दाल बराबर क्या होती है। समझ में आ रही बात? उसको कैसे बता दूं कि तेरी मैम जैसे स्टूडेंट तो मेरे पास पढ़ते हैं। अगर ये बोल दूं तो अभी उसको समझ में नहीं आया, पढ़ते हैं तो फिर मुझे बाहर क्यों भेजते हो, यहीं पढ़ा दो। तो आज समझ में आ गई बात आपकी। रोजाना जब कोई चीज़ अपने को मिलती है ना, तो उसका महत्व घट जाता है। आपकी किसी से मित्रता है और वो मित्र रोजाना आपके साथ रहता है, तो महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद में उस मित्र में और उसके साथ होने वाले आपके व्यवहार में जो प्रेम होता है वो सामान्य हो जाता है, सामान्यकरण हो जाता है, उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा मित्र आपका जो महीने में 15 दिन में एक बार मिलता है, वो आपको एक नई ऊर्जा देता है। तो सेम वही बात है, हम नियमित रूप से किसी चीज़ को लेने लग जाएंगे ना, तो उसका महत्व घट जाएगा।
तो सतत पुनर्बलन का महत्व इसलिए कम हो जाता है, इसलिए इसको क्या माना गया है, अच्छा नहीं माना गया। उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन में लिखो आप, जब सही क्रियाओं में से केवल कुछ ही सही क्रियाओं के लिए कुछ ही सही क्रियाओं के लिए पुनर्बलन देना यह श्रेष्ठ पुनर्बलन की श्रेणी में आता है। यह श्रेष्ठ पुनर्बलन की श्रेणी में आता है। श्रेष्ठ पुनर्बलन की श्रेणी में आता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। अब इसे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में? अंतराल और अनुपात। अब देखो, अंतराल और अनुपात शब्दों से हमें अर्थ लगाना है, हमें उलझना नहीं है चीजों में, अर्थ लगाना है। अंतराल किस में होता है? समय का। अंतराल किसका होता है? अनुपात किसका होता है? संख्याओं का। अनुपात किसका होता है? मात्रा भी आप कहेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, मात्रा का भी होता है, पर हम यहां संख्याओं से इसका अर्थ लगाएंगे। तो अनुपात उसमें होता। अब जैसे अंतराल का मतलब यूं हो गया कि एक निश्चित अंतराल पर पुनर्बलन देना। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको आप पढ़ाना चाहते हैं कि ये 2 घंटे पढ़े, तो आप उसको कहते हैं कि देख बेटा 1 घंटा पढ़ेगा 1 टॉफी मिलेगी, फिर अगला घंटा पढ़ेगा तो 1 टॉफी मिलेगी। तो वो 2 टॉफी के चक्कर में बालक 1-1 घंटे के अंतराल तक पढ़ेगा, और वो 1 घंटे में पढ़ाई के साथ साथ ये भी वेट करेगा घंटा कब पूरा हो और कब उसको क्या मिले। ठीक है ना? अब आप उसके सामने बहुत सारी लाके रख दो कि ले हर मिनट के लिए 1 टॉफी तेरे पास में, पकड़ पढ़, तो नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 1 घंटे में मिलने वाली चीज के लिए क्या करेगा? पढ़ेगा। तो वो हो गया अंतराल पुनर्बलन। एक निश्चित अंतराल के बाद में पुनर्बलन उसको मिलना। ठीक है। इसके बाद में अनुपात। अनुपात का मतलब है उसमें तय कर दिया कि प्रत्येक 3 काम सही करने पर इनाम मिलेगा। इसका मतलब पहले 3 काम करने पर पहला इनाम मिलेगा, फिर वो अगले 3 सही काम करेगा कि मैं अगले 3 सही करूंगा तब मुझे इनाम मिलेगा, तो फिर अब 6 होंगे तब मिलेगा, फिर अगले 3 मतलब 9 होंगे तब मिलेगा। तो इसका मतलब ये 3, 6, 9 एक अनुपात हो गया ना, एक निश्चित अनुपात के अंदर उसको पुनर्बलन मिल रहा है, यानी 3 अनुपात 1 हो गया, 3 के ऊपर 1 मिलेगा। ठीक है। 6 अनुपात 2 हो गया ना, इस तरह से। तो यहां पर आप लिखिए पहले अंतराल पुनर्बलन में, अंतराल पुनर्बलन जब कार्यों के समय के अंतराल पर, जब कार्यों के समय के अंतराल पर, कार्यों के समय के अंतराल पर पुनर्बलन, कार्यों के समय के अंतराल पर पुनर्बलन प्राप्त होता है। कार्यों के समय के अंतराल पर पुनर्बलन प्राप्त होता है। जैसे
जैसे एक छोटे बालक को प्रत्येक 30 मिनट पढ़ने के बाद, एक छोटे बालक को प्रत्येक 30 मिनट पढ़ने के बाद कोई वस्तु या इनाम दिया जाता है। वस्तु या इनाम दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, अनुपात पुनर्बलन। अनुपात पुनर्बलन में लिखो आप, जब सही कार्यों की संख्या के अनुपात में, सही कार्यों की संख्या के अनुपात में पुनर्बलन दिया जाता है। सही कार्यों की संख्या के अनुपात में पुनर्बलन दिया जाता है। संख्या के अनुपात में पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक 3 कार्य सही होने पर, प्रत्येक 3 कार्य सही होने पर एक इनाम मिलेगा। एक इनाम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कार्यों की संख्या के अनुपात में पुनर्बलन मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनुपात पुनर्बलन। अब लास्ट में लिखो आप सिद्धांत की उपयोगिता। सिद्धांत की उपयोगिता। सिद्धांत की उपयोगिता। सिद्धांत की उपयोगिता में देखो ये सिद्धांत कहाँ कहाँ काम आता है। सबसे पहले नंबर पर तो ये सिद्धांत काम आता है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के निर्माण में। आगे हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे गेस्टाल्टवाद का, वो आता पाठ्यक्रम के संगठन में, ये आता विषय वस्तु निर्माण में। मतलब ये सिद्धांत कहता है बालक को वही विषय वस्तु पढ़ने के लिए दी जाए जो उसकी आवश्यकता को पूरी करती हो, इसलिए विषय वस्तु निर्माण में ये सिद्धांत उपयोगी है। तो फर्स्ट नंबर पर लिखो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के निर्माण में, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के निर्माण में, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के निर्माण में। उसके बाद 2 नंबर पर लिखो चालक के महत्व को स्पष्ट करने में, चालक की इंपॉर्टेंस क्या है उसको स्पष्ट करने में भी ये सिद्धांत काम करता है। चालक के महत्व को स्पष्ट करने में। इसके बाद में ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत उपयोगी है प्रोत्साहन व पुनर्बलन के महत्व को बताने में। तो लिखिए पुनर्बलन ऑब्लिक प्रोत्साहन के महत्व को स्पष्ट करने में, के महत्व को स्पष्ट करने में। स्पष्ट करने में। उसके बाद में इस सिद्धांत की उपयोगिता है व्यवस्थित व्यवहार में, व्यवस्थित व्यवहार में
व्यवस्थित व्यवहार में। ठीक है, इसके बाद में ये जो सिद्धांत है ये किसी भी कार्य को करने के लिए, उसकी जो मात्रा है, उसकी जो गति है, उसका जो निष्पादन है, उसके विकास में भी क्या करता है, योगदान देता है। जैसे हमें पता लग गया कि बालक की आवश्यकता जो है इस प्रकार की विषय वस्तु की है और हमने तुरंत बदलकर वैसी विषय वस्तु दे दी, तो पहले जो बालक सीख रहा था उससे अब क्या करेगा, वो ज़्यादा सीखेगा, मतलब उसके निष्पादन की मात्रा बढ़ेगी। तो नेक्स्ट लिखिए, अधिगम निष्पादन विकास में। अधिगम निष्पादन विकास में। ठीक है, तो ये कुछ खास क्षेत्र हैं जहाँ पर ये सिद्धांत उपयोगी है, काम में आता है। दोस्तों हमने अब तक 3 सिद्धांतों को लेकर के इसमें बात की है। ठीक है, अभी 2 दिन तक मैं आउट ऑफ जोधपुर रहूँगा, कल और परसों, तो मेरी क्लास शायद नहीं हो पाएगी। जब मैं नहीं हूँ तो कैसे होगी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी बीच में एक दिन क्लास नहीं हुई थी, एक फिर संडे आ गया था, तो उस एक दिन में कम से कम 20 से 25 कमेंट मेरे पास पहुँचे थे आप लोगों में से किसी न किसी के, जो विशेष प्रेमी लोग होंगे। तो उनसे मैं पहले ही निवेदन करता हूँ, मैं जयपुर रहूँगा 2 दिन, इसलिए 2 दिन के बाद अगली क्लास अपन लेंगे, तब अगला सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।